हेलो हेलो एवरीबॉडी। आज हम पढ़ने वाले हैं थर्मल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर चैप्टर को। पढ़ने वाले हैं आज हम पढ़ेंगे थर्मल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर। फिज़िक्स का चैप्टर 11th का है। अगर हम नीट और जेई से बात करें, क्वेश्चन अच्छे खासे इसमें बनते हैं, लेकिन मैं इस हाफ चैप्टर में आपको ये बता रहा हूँ कि मैं इसके अंदर कोई भी क्वेश्चन नहीं आपको करवाऊँगा। सिर्फ मैं फॉर्मूलाज प्लस थोड़ा अगर कोई टॉपिक पढ़ाने की ज़रूरत पड़ी उसी चीज़ को हम कवर करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट कर लेते हैं इसके अंदर कि हमें देखना है सबसे पहले व्हाट इज़ थर्मोमेट्री। थर्मोमेट्री का मतलब क्या होता है? थर्मोमेट्री को समझते हैं। इसमें क्या बताया जा रहा है? देखिए, थर्मो का मतलब होता है टेम्परेचर। थर्मो का मतलब क्या होता है? टेम्परेचर। वेयर एज अगर मैं बात करूं, अब अगर हम यहाँ पर मेट्री का मतलब समझे, मेट्री का मतलब होता है मेजरमेंट। क्या होता है? मेजर। ओके, सो टेम्परेचर का मेजरमेंट को ही हम थर्मोमेट्री बोलते हैं। अब टेम्परेचर को क्या डिफाइन किया जाता है? इसका मतलब होता है डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस। डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस, कितना गर्म और कितना ठंडा, उसको बोला जाता है टेम्परेचर। अब मेजरमेंट जो है 3 स्केल से हम करते हैं। कितने स्केल से? 3 स्केल्स हमारे पास होते हैं। पहला स्केल हम बताते हैं केल्विन स्केल, सेकंड स्केल बताते हैं हम सेल्सियस, और थर्ड स्केल बताते हैं हम फ़ारेनहाइट। तो ये 3 स्केल्स है जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब अगर मैं मेल्टिंग पॉइंट की थोड़ी बात करूं, मेल्टिंग पॉइंट किस चीज़ का? ऑफ आइस। लेकिन किस प्रेशर के ऊपर? 1 atm प्रेशर के ऊपर, जो नॉर्मली होता है। सो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ जो आइस होता है दैट्स 273.15 केल्विन्स और 0 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि हमें पता है 0 डिग्री सेल्सियस 273.15 या 273 केल्विन के बराबर होता है, और ये 32 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होता है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, लेकिन किस पे? ये आपको पता होना चाहिए। 1 atm प्रेशर के ऊपर। बॉइलिंग पॉइंट जो पानी का है दैट इज़ 100 डिग्री सेल्सियस, या फिर हम लिख सकते हैं 373.15 डिग्री 15 केल्विन्स, या फिर हम बता सकते 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये जो केल्विन स्केल हमारे पास है बेटा जी, दिस केल्विन स्केल इज व्हाट दिस इज हमारे पास एसआई यूनिट है, ठीक है। ये एसआई यूनिट है टेम्परेचर का, एक एसआई यूनिट, इसी को यूज़ किया जाता है केल्विन को। और ये हमारे पास क्या है? एक एब्सोल्यूट स्केल है, एब्सोल्यूट स्केल। ओके, अब हम थोड़ा सा कन्वर्जन ऑफ स्केल्स के बारे में देखते हैं। किनके बारे में? कन्वर्जन ऑफ स्केल्स। मतलब अगर हमारे पास सेल्सियस होगा उसको कैसे? फ़ारेनहाइट। इसी तरह देखते हैं, अगर हमारे पास टेम्परेचर केल्विन में है, उसको डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को केल्विन में कन्वर्ट करना है, तो टेम्परेचर इन सेल्सियस प्लस कर देना है 273.15, तो उससे निकलेगा टेम्परेचर इन केल्विन। अगर मैं निकालना है चेंज इन टेम्परेचर इन केल्विन, तो बराबर होगा चेंज इन टेम्परेचर सेल्सियस प्लस चेंज इन 273.15, तो चेंज कोई नहीं होगा तो ये 0 आ जाएगा। तो चेंज इन केल्विन के अंदर जो होता है वो बराबर होता है चेंज इन टेम्परेचर सेल्सियस, दोनों क्या होते हैं? सेम होते हैं, ठीक है। ये आपको मानना है। और दूसरा हम बताते हैं कि जो हमारा टेम्परेचर निकालना होगा, माइनस लोअर टेम्परेचर हायर टेम्परेचर माइनस लोअर टेम्परेचर किसके बराबर होता है? कांस्टेंट। इट इज़ व्हाट? कांस्टेंट। ये होता है गिवन टेम्परेचर, ये होता है लोवेस्ट टेम्परेचर, होता है हाईएस्ट टेम्परेचर और लोवेस्ट टेम्परेचर, ठीक है। ये फार्मूला आपको याद है। इसी फार्मूला की मदद से हम क्या डिराइव करते हैं? हम डिराइव करते हैं कि अगर आपको निकालना होगा फ़ारेनहाइट के अंदर टेम्परेचर, तो फ़ारेनहाइट के अंदर टेम्परेचर किसके बराबर होगा? अगर सेल्सियस के अंदर गिवन है 9/5 टेम्परेचर इन सेल्सियस प्लस 32। अब अगर मैं चेंज इन टेम्परेचर में फ़ारेनहाइट निकालना तो 9/5 चेंज इन सेल्सियस के बराबर होगा, तो इससे हमें चेंज इन फ़ारेनहाइट निकलेगा। चेंज 32 क्या आएगा? 0 आएगा। चेंज इन 32 अगर करेंगे वो क्या आएगा? 0, इसलिए मैंने वो नहीं लिखा। ओके, इसी तरह से अगर मुझे ये दो कन्वर्जन्स आ गए तो इसलिए इसी से मैं इजीली मैं
फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में, सेल्सियस को फ़ारेनहाइट, और फ़ारेनहाइट केल्विन को सेल्सियस, केल्विन को सेल्सियस और सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट कर सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आता है LT हमारे पास होता है लोअर टेम्परेचर, T होता है गिवन टेम्परेचर, और हमारा HT होता है हायर टेम्परेचर। रफ्स के क्वेश्चंस करोगे तो आपको खुद ही आ जाएगा बीच में ऐसा क्वेश्चन जहाँ पर ऐसा कॉन्सेप्ट यूज़ होगा, तो उधर ही आपको सही होगा लोअर टेम्परेचर में, पता है, ये तीन आपको पता होना चाहिए। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक्स के अंदर, जिसको बोलते हैं थर्मल एक्सपेंशन, ठीक है। देखिए क्वेश्चन हम नहीं कर रहे, ठीक है। थर्मल एक्सपेंशन एक वन शॉट है, तो इसके अंदर क्वेश्चन नहीं, हम सिर्फ कॉन्सेप्ट को देखेंगे थोड़ा थोड़ा, ठीक है। अब देखिए थर्मल एक्सपेंशन के अंदर ये बताया जा रहा है, सपोज एक हमारे पास कोई भी रॉड इस तरह है जिसका लेंथ इंच L है, तो फिर फर्दर इसको जब हमने एक्सपेंड किया, इसका जो फर्दर लेंथ जो है यहाँ से यहाँ तक कितना L डैश सपोज करते हैं, ओके। तो ये इसकी जो इनिशियल लेंथ इतनी थी, ये L थी, और इतना क्या हुआ, इसका चेंज इन लेंथ होगा, तो डेल्टा L किसके बराबर होगा, L डैश माइनस L के बराबर, हमें पता है यहाँ पर, ठीक है। तो मतलब इसको मैंने टेम्परेचर दे और ये एक्सपेंड हुआ, इसी को बोलूँगा मैं यहाँ पर, इसने क्या किया, थर्मल एक्सपेंशन इसने यहाँ से यहाँ तक किया, दैट इज डेल्टा L। अब ये जो डेल्टा L है इसका वैल्यू किसके बराबर होगा, या फिर याद रखना डेल्टा L इज इक्वल L अल्फ़ा डेल्टा, इसका कोई भी डेरिवेशन नहीं है, ठीक है। L अल्फ़ा डेल्टा T, और यहाँ पर जो अल्फ़ा होता है याद रखना, ये होता है हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, इसको क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, दिस इज़ द कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, ओके। और ये डिपेंड किसके ऊपर करता है, मटेरियल एंड टेम्परेचर पे, मटेरियल और टेम्परेचर दोनों पे डिपेंड करता है, लेकिन इस वाले फार्मूला के अंदर हम अज्यूम करते हैं कि इंडिपेंडेंट है ये टेम्परेचर, क्योंकि अल्फ़ा डेल्टा T जो है वो लेस देन 1 आता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अल्फ़ा लेस का वैल्यू बहुत ज़्यादा कम होता है, ओके, यस सर। अब इस फार्मूला को हम और क्या लिख सकते हैं, L डैश माइनस L, डेल्टा का वैल्यू पुट किया तो आएगा L अल्फ़ा डेल्टा T, तो L डैश किसके बराबर आएगा, L प्लस L अल्फ़ा डेल्टा T, तो L डैश होगा, L को कॉमन लो, 1 प्लस अल्फ़ा डेल्टा T के बराबर होगा। सो ये हमारे यहाँ पर और एक फार्मूला डिराइव हो गया, ठीक है। तो L डैश फाइनल लेंथ होता है, ये हमारे पास इनिशियल लेंथ, और ये हमारे पास, इसको लिखता हूँ मैं फाइनल लेंथ, ओके, ये वो इनिशियल लेंथ होगी, ठीक है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं, अब हम बताते हैं अब सेकंड, एक था पहले हमने देखा थर्मल एक्सपेंशन, ओके। सेकंड हम देख लेते एरियल एंड वॉल्यूम एक्सपेंशन, एरियल एंड वॉल्यूम एक्सपेंशन, हम थर्मल एक्सपेंशन ही देख रहे हैं, ठीक है। सॉरी, मुझे यहाँ पर हेडिंग और एक देनी, इसको हम बता सकते हैं लीनियर एक्सपेंशन, लीनियर। तो थर्मल एक्सपेंशन का पहले हमने देखा लीनियर मतलब टेम्परेचर देखिए एक्सपेंशन जो हो रहा है। सेकंड हम बताते हैं एरिया एंड वॉल्यूम एक्सपेंशन, थर्मल एक्सपेंशन का मतलब टेम्परेचर हमने दे दिया तो उसके अंदर एरिया और वॉल्यूम के अंदर किस तरह चेंज आएगा। सपोज कोई मेरे पास इसका स्क्वायर है, अब स्क्वायर का एरिया ए है, अब क्या हुआ इसके अंदर कुछ चेंज इन एरिया आया होगा टेम्परेचर की वजह से, तो उसको मैं डेल्टा ए बोलूँगा, डेल्टा होगा ए बीटा डेल्टा टी, क्या होगा ए बीटा डेल्टा टी। तो यहाँ पर सेम कंडीशन याद रखना, कोई भी डेरिवेशन नहीं याद रखना है। बीटा हमारे पास क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ एरियल एक्सपेंशन, क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ एरियल एक्सपेंशन, एरिया को एक्सपेंड करने का कोफिशिएंट याद रखना है। अल्फा कौन है, बीटा कौन है, ठीक है। अब नेक्स्ट अगर मैंने यहाँ पर एक क्यूब लिया था, कौन सा लिया था, मैंने यहाँ पर एक क्यूब लिया था, अब इस क्यूब के अंदर क्या वॉल्यूम में चेंज है, डेल्टा वी होगा, तो हम बता सकते हैं डेल्टा वी इज इक्वल वी गामा डेल्टा टी, ये क्या गामा है, ठीक है गामा है। और अगर मैं इसकी बात करूँ वी जो होगा, ए जो है इसका इनिशियल वॉल्यूम है, तो इसका भी इनिशियल वी क्या होगा, इसका इनिशियल वॉल्यूम, ये मैं लिखता हूँ, और ये क्या होगा इनिशियल एरिया इसका, ठीक है। ये होगा एरिया का एक्सपेंशन और ये होगा वॉल्यूम का एक्सपेंशन, वी गामा डेल्टा टी, ओके। कोई चीज़ नहीं है, ये भी हमारे पास क्या होगा, गामा क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन, ओके, यस। अब हम देख लेते हैं रिलेशंस, किसके बीच में रिलेशन जो बड़ा इंपॉर्टेंट है। रिलेशंस देखिए इनमें कोई डेरिवेशन नहीं है, सिंपली याद रखें, क्वेश्चन भी इनके आसान होते हैं। रिलेशंस बिटवीन एक्सपेंशंस, मतलब जो एक्सपेंशंस है उनके बीच में कैसा रिलेशन होता है, ओके। एक्सपेंशंस के बीच मतलब जो हमने ये एक्सपेंशन के कोफिशिएंट देखे, इनके बीच में कैसा रिलेशन। सबसे पहले हम रिलेशन देखते हैं लेंथ एंड एरिया। लेंथ का होता है अल्फ़ा एंड एरिया का क्या होता है
सर एरिया का होता है, हमने रखा बीटा, एरिया का हमने याद रखा सर जी बीटा। ओके, तो एरिया और लेंथ का रिलेशन क्या होता है कि जो 2 अल्फ़ा होता है वो बीटा के बराबर होता है। ओके, तो ये रिलेशन हमें याद रखना है, या फिर हम बता सकते हैं बीटा ऐसे ही 2 अल्फ़ा इज इक्वल बीटा, ये इंपॉर्टेंट रिलेशन आपको याद रखना है। सेकेंड जो हम बताते हैं, व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन लेंथ, यही अल्फ़ा, एंड वॉल्यूम, वॉल्यूम हमारे पास क्या है बेटा जी गामा। ओके सर, तो गामा इज इक्वल 3 अल्फ़ा, मैं गामा ऐसे ही लिखता हूँ, कहीं किसी भी तरह लिखे हमें क्या मतलब हमें, तो गामा इज इक्वल 3 अल्फ़ा और यहाँ पर 2 अल्फ़ा इज इक्वल बीटा के बराबर होता है। अब अगर हम रेशो कर लेते हैं किसके बीच में, अल्फ़ा इज टू बीटा इज टू गामा, इनका रेशो अगर हम देखेंगे सो अल्फ़ा बीटा की जगह मैं 2 अल्फ़ा लिख सकता हूँ, गामा की जगह मैं 3 अल्फ़ा लिख सकता हूँ। यस, गामा की जगह 3 अल्फ़ा, बीटा की जगह 2 अल्फ़ा, तो गामा गामा कैंसिल, तो 1:2:3, मतलब अल्फ़ा बीटा गामा जो है 1:2:3 के रेशो में प्रेजेंट है। ओके सर, यस। अब अगर मुझे बोला गया इक्वल के लिए, पर ये था रेशो, कैसे इक्वल होंगे। ओके, अगर मुझे यही चीज़ निकालना पड़ा, ये भी तो मसला है ना जी सर, मतलब अल्फ़ा किसके बराबर होगा, यहाँ पर समझते हैं, अल्फ़ा बीटा बाई 2 के बराबर होगा, बीटा बाई 2, और ये कहाँ से, यहाँ से अल्फ़ा किसके बराबर होगा, गामा बाई 3, तो उसको मल्टीप्लाई मैं किससे कर लेता हूँ, 6 से, तो होगा क्या, 6 अल्फ़ा इज इक्वल 3 बीटा इज इक्वल 2 गामा, तो यहाँ से मुझे निकला कि 6 अल्फ़ा इज इक्वल 3 बीटा इज इक्वल 2 गामा, ये जो होंगे ये आपस में इक्वल होंगे। ओके, यस, तो ये चीज़ था जो आपको थोड़ा पता होना चाहिए, इसमें से क्वेश्चन आ सकते हैं, और ये रेशो भी याद रखना है। ओके, यस सर, तो 6 अल्फ़ा इज इक्वल 3 बीटा इज इक्वल 2 गामा, अगर बोला गया इक्वलिटी के लिए तो ये होगा, अगर बोला गया रेशो तो रेशो 1:2:3 के रेशो में प्रेजेंट होंगे। अब हम दो मटेरियल्स के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम बताते हैं आइसोट्रॉपिक। व्हाट इज आइसोट्रॉपिक? आइसोट्रॉपिक के अंदर हम क्या बताते हैं, आइसोट्रॉपिक के अंदर बताते हैं जिसके अंदर परसेंटेज चेंज हो सेम हो हर किसी डायरेक्शन में, मतलब ऐसे मटेरियल जिनके अंदर परसेंटेज चेंज इज सेम इन ऑल डायरेक्शन, हर किसी डायरेक्शन में जो परसेंटेज चेंज हो, टेम्परेचर बढ़ाने से, हम टेम्परेचर का देख रहे हैं तो उसकी वजह से होगा क्या, टेम्परेचर बढ़ाने से परसेंटेज चेंज भी क्या रहेगा, सेम रहेगा। इसी को बोलते हैं, इन्हीं को बोलते हैं आइसोट्रॉपिक मटेरियल्स, ठीक है, आइसोट्रॉपिक उसी को बोलते हैं, ठीक है, मतलब 2 अल्फ़ा इज इक्वल बीटा, गामा इज इक्वल 3 अल्फ़ा, गामा इज इक्वल 3 अल्फ़ा, उनके लिए ये दो जो है बिल्कुल वैलिड है। नेक्स्ट हमारे पास होते हैं एनआइसोट्रॉपिक, एनआइसोट्रॉपिक। अब एनआइसोट्रॉपिक के अंदर कैसा देखने को मिलता है कि इनके अंदर जो डिफरेंट परसेंटेज चेंज एक्सपेंशन इन डिफरेंट डायरेक्शन, डिफरेंट परसेंटेज चेंज एक्सपेंशन इन डिफरेंट डायरेक्शंस, मतलब जो परसेंटेज चेंज जो है एक्सपेंशन का वो डिफरेंट है, इन डिफरेंट डायरेक्शन में डिफरेंट है। ओके, अब इसके लिए हम कैसे, क्या उसके लिए हम 2 अल्फ़ा इज इक्वल बीटा बता सकते हैं, नहीं, सो इसके लिए हम बताते हैं जो बीटा होगा वो किसके बराबर होगा, सो 2 टाइम्स अल्फ़ा मतलब अल्फ़ा एक्स प्लस अल्फ़ा वाई, या फिर होगा अल्फ़ा एक्स प्लस अल्फ़ा जेड, या फिर होगा अल्फ़ा वाई प्लस अल्फ़ा जेड, इनमें से कोई सा भी होगा रिलेशन, ठीक है, एक्स और वाई कोऑर्डिनेट में, क्योंकि अल्फ़ा 2 अल्फ़ा है तो एक्स और वाई कोऑर्डिनेट इनमें से कोई भी हो सकता है। वहीं अगर मैं वाई की बात, गामा की बात करूँ, गामा जो है इज़ नॉट इक्वल टू 3 अल्फ़ा, ये किसके बराबर होगा फिर गामा, मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, सपोज 3 अल्फ़ा एक्स प्लस अल्फ़ा वाई प्लस अल्फ़ा बीटा, यहाँ पर अल्फ़ा क्या था, लीनियर एक्सपेंशन का कोफिशिएंट, सो एक ही डायरेक्शन में ये जा रहा था, ठीक है, सो हमने यहाँ पर गामा क्या है सर, गामा है वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या होता है एल 3 टाइम्स एल का क्यूब के बराबर, ऐसे आप याद रख सकते हो, वॉल्यूम इज इक्वल एल क्यूब, सिंस वॉल्यूम एल क्यूब होता है तो वॉल्यूम को हम लिख सकते हैं गामा, और एल क्या हमारे पास होता है, एल हमारे पास लेंथ को लिख सकते हैं अल्फ़ा, तो 3 टाइम्स और 3 अल्फ़ा के बराबर, ऐसे हम बता सकते हैं, ठीक है, 3 अल्फ़ा के बराबर है। ऐसे आप एरिया के भी याद रख सकते हैं, एल स्क्वायर होता है
तो एरिया हमारे पास बीटा होगा तो 2 अल्फ़ा के बराबर। तो ऐसे मतलब थोड़ा मेथड है याद रखने का, अगर आपको कभी भूल जाए तो इस तरह आप याद रख सकते हो, ठीक। सो इसी तरह मतलब अलग अलग डायरेक्शन के लिए डिफाइन होता है, ठीक है। यस। अब हम बताते हैं वेरिएशन ऑफ डेंसिटी, किसके बारे में बात करते हैं, वेरिएशन ऑफ डेंसिटी। हम देख लेते हैं डेंसिटी में कैसा वेरिएशन होता है, कैसे देखते हो किसमें। हमें पता है डेल्टा वी किसके बराबर है, वी वॉल्यूम के लिए कौन सा है सर, गामा है, डेल्टा टी के बराबर है, वी गामा डेल्टा टी के बराबर है। तो इसका मैं लिख सकता हूँ वी डैश माइनस वी इज इक्वल वी गामा डेल्टा टी। वी डैश मैंने क्या बताया, फाइनल वॉल्यूम, तो वी डैश हमारे पास वी प्लस वी अल्फा डेल्टा टी के बराबर होगा। जी सर, ये हमें समझ आ गया। सो यहाँ से मैं बताता हूँ वी डैश हमारे पास फाइनल वॉल्यूम है और वी हमारे पास इनिशियल वॉल्यूम है। वी क्या है, इट इज़ द इनिशियल वॉल्यूम, और वी डैश क्या है, इट इज़ द फाइनल वॉल्यूम। वी डैश फाइनल वॉल्यूम और वी हमारे पास इनिशियल वॉल्यूम है। अब यहाँ से मुझे एक चीज़ पता है कि सर डेंसिटी किसके बराबर है, सर डेंसिटी होता है मास बाय वॉल्यूम, मास बाय वॉल्यूम के बराबर डेंसिटी होता है। अगर मैं फाइनल डेंसिटी की बात करूँ तो रो डैश इज इक्वल टू मास तो सेम ही रहेगा, वॉल्यूम डैश मास, क्योंकि वॉल्यूम ही चेंज होगा ना, मास तो सेम रहेगा। यस सर। अब हमारे पास रो डैश किसके बराबर होगा वो समझते हैं, होगा एम। तो वी डैश की जगह में वी प्लस, इधर को वी डैश को मैं ऐसे लिख सकता हूँ वी ऑफ 1 प्लस अल्फ़ा डेल्टा टी। यस सर। तो यही 1 प्लस अल्फ़ा डेल्टा टी इंटू वी में यहाँ पर लिखता हूँ। रो डैश एम बाई वी 1 प्लस अल्फ़ा डेल्टा टी के बराबर होता है, सॉरी गामा डेल्टा टी, अल्फ़ा गामा, सॉरी गामा, मैंने गलती से अल्फ़ा लिखा है, सॉरी सॉरी सॉरी, एक्चुअली वो याद रहता है ना जल्दी जल्दी गामा, इसलिए अल्फ़ा तो इसलिए याद रहेगा। तो गामा डेल्टा टी के बराबर होता है। सो फाइनल वॉल्यूम जो फाइनल डेंसिटी जो वो बराबर होगा मास बाई वॉल्यूम 1 प्लस गामा डेल्टा टी के बराबर होगा, ठीक है। यस। अब मास बाई वॉल्यूम मेरे पास यहाँ पर क्या है, इनिशियल मास, मास तो सेम, इनिशियल वॉल्यूम किसके बराबर है, यहाँ पर देख सकते हो इट इज़ इक्वल टू डेंसिटी। सो रो डैश होगा इनिशियल डेंसिटी डिवाइड बाई 1 प्लस वी गामा डेल्टा, वी नहीं है सॉरी गामा है, ठीक, गामा डेल्टा आप समझोगे इसको, वी ये गामा है, गामा डेल्टा टी के बराबर होता है। तो फाइनल डेंसिटी इज इक्वल इनिशियल डेंसिटी बाई 1 गामा डेल्टा टी, ये इनिशियल, इसको मैं लिखता हूँ डेंसिटी, और ये हमारे पास है फाइनल डेंसिटी। अगर आपको थ्योरी के हिसाब से चाहिए तो दिस इज द बेस्ट, ठीक है। अब आधों बच्चों को क्या होता है सर, ये वाला फॉर्मूला याद नहीं रहता है। अब उनके लिए क्या किया है, रो डैश इज इक्वल टू रो बाई 1 प्लस गामा डेल्टा टी, 1 प्लस गामा डेल्टा टी को ऊपर लाते हैं तो रो डैश हमारे पास किसके बराबर, रो ऑफ 1 प्लस गामा डेल्टा टी सर -1। यस। अब हम यहाँ पर ये चीज़ बताते हैं कि गामा डेल्टा टी जो होता है लेस देन 1, बहुत ज़्यादा कम इसका वैल्यू होता है। तो कम वैल्यू होगा, हमें पता है 1 प्लस एन एक्स की पावर, सॉरी एक्स की पावर एन जो होता है वो किसके बराबर होगा, 1 प्लस एन एक्स, जब हमारे पास एक्स लेस देन 1 के बराबर होता है। तो वही यहाँ पर भी करेंगे, रो डैश इज इक्वल टू रो ऑफ 1 प्लस -1 इंटू गामा डेल्टा टी, तो ये सही है। तो रो डैश हमारे पास रो ऑफ 1 माइनस गामा डेल्टा टी, क्योंकि माइनस को हमने नीचे लाया, तो इस मेथड की मदद से ये वाला फॉर्मूला यूज़ करते हुए, ठीक है, ये प्रॉपर्टी, ओके, 1 प्लस एन एक्स की प्रॉपर्टी को यूज़ करते हो। सो ये हमारे पास फॉर्मूला, ये आप याद रख सकते हो। अगर ये भी नहीं रखना है तो ऐसे रो डैश को हम फर्दर लिख सकते हैं, रो माइनस रो गामा डेल्टा टी। सो रो डैश माइनस रो इज इक्वल टू माइनस रो गामा डेल्टा टी। तो रो डैश माइनस रो हमारे पास डेल्टा रो होता है और ये बना माइनस रो गामा डेल्टा टी के बराबर होगा। मतलब अगर आप कभी भी चेंज इन डेंसिटी निकालना हो तो इनिशियल डेंसिटी इंटू गामा इंटू चेंज इन टेम्परेचर हमें देखना, मतलब डायरेक्टली अगर हम बात करें सो ये हमारे पास कांस्टेंट होगा, मतलब डेंसिटी तो इनिशियल डेंसिटी तो कांस्टेंट ही रही होगी ना, गामा भी डेंसिटी कांस्टेंट, तो डेल्टा रे चेंज इन डेंसिटी हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन टेम्परेचर। जितना ज़्यादा टेम्परेचर के अंदर चेंज आएगा उतना ज़्यादा रो के अंदर भी चेंज का, हिस्सा ही आप कमेंट में बताना, ठीक है। अब हम फर्दर बढ़ते हैं, एक और छोटा सा टॉपिक पढ़ते हैं, दैट इज़ व्हाट, इतना ही था ऐसे वेरिएशन ऑफ डेंसिटी, इधर से क्वेश्चन आ सकते हो, ये वाला फॉर्मूला याद रखना है, दैट इज़ इफेक्ट
वैसे अगर मैं बताऊँ आपको फॉर्मूला भी याद कहाँ रखना है, बस इस चीज़ को देखने कैसे डिराइव करना है, अगर कभी ज़रूरत भी पड़ा मतलब यहाँ पर सिंपली याद है रो इसको रो अल्फा डेल्टा टी रो गामा डेल्टा टी के बराबर होता है, चेंज इन डेंसिटी किसके माइनस रो गामा डेल्टा टी के बराबर होता है। ये हमें फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है। हर किसी में सेम लग रहा है ये, बस इसके अंदर माइनस है, एक्सपेंशन के केस में माइनस नहीं है, मतलब डेंसिटी के केस में माइनस है पहले। अब देखिए इफेक्ट ऑन टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम एक सिंपल पेंडुलम पे टाइम पीरियड पे इफेक्ट ऑन टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम के टाइम पीरियड पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, किसकी वजह से, टेम्परेचर की वजह से। देखते क्या मतलब कहना क्या चाहते हैं। सपोज करते हैं हम एक पेंडुलम बनाते हैं, ओके, ये हमने बॉब बना दिया। अब इस पेंडुलम की जो इनिशियल लेंथ थी उसको मैं एल मान लेता हूँ, क्या मान लेता हूँ, एल मान लेता हूँ। तो इसका टाइम पीरियड किसके बराबर होगा, 2π√L/g। अगर नहीं पता है तो याद रखना है फॉर्मूला कि इसका टाइम पीरियड √2π√L/g के बराबर होता है। मतलब कितने टाइम में अपना एक ऑसिलेशन कंप्लीट करेगा, मतलब यहाँ पर है तो यहाँ चला जाएगा, फिर यहाँ चला जाएगा, फिर वापस अपनी पोजीशन पे आएगा। तो इस दौरान जो उसको टाइम लगा होगा टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन, उसको बताते हैं टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम। तो यहाँ से हमें ये पता चलता है टू भी कांस्टेंट, पाई भी कांस्टेंट, जी भी कांस्टेंट, तो टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रूट ऑफ एल। टी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, रूट ऑफ एल के, मतलब चेंज इन लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है। तो इस क्वेश्चन के अंदर मैं सपोज कर लेता हूँ थीटा जो है मेरे पास टेम्परेचर है, ये मेरे पास एंगल नहीं है, टेम्परेचर है। अभी बताऊँगा मैंने थीटा को क्यों एज ए टेम्परेचर यहाँ पर एज्यूम किया है, ठीक है। सो अगर हमारे पास थीटा टेम्परेचर है तो चेंज इन थीटा डेल थीटा हमारे पास क्या होगा, चेंज इन टेम्परेचर, क्या होगा, चेंज इन टेम्परेचर। क्योंकि आगे हमारे पास टी भी आ रहा है, टाइम पीरियड टी आ रहा है, तो उसको हम टेम्परेचर नहीं ले सकते, टाइम पीरियड ही लेना है, ठीक है। तो जो मेरे पास टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ एल है, तो मैं टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एल की पावर 1/2 भी लिख सकता हूँ। हाँ जी सर, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब जो मैं यहाँ पर बताऊँगा ना, मुझे पता है आपको वो समझ नहीं आएगा, ठीक है, कैसे हमने किया सर। अगर आपने पढ़ा होगा वर्क एनर्जी पावर या फिर मैथमेटिकल टूल्स का चैप्टर, तो उधर पे हमें पता है क्योंकि ऊपर 1/2 है, तो चेंज इन टाइम पीरियड विथ रिस्पेक्ट टू टी, क्योंकि स्मॉल चेंज होगा, ठीक है, ये बराबर होगा 1/2 ये जो पावर होती है नीचे आते हैं इनटू चेंज इन लेंथ बाय एल। ये आपको पता होना चाहिए, जब हमारा चेंज बहुत ज़्यादा छोटा हो तो चेंज कम ही है, चेंज लेंथ के अंदर टाइम पीरियड के अंदर चेंज बहुत ज़्यादा कम आ रहा है, क्योंकि लेंथ के अंदर चेंज कम आ रहा है। तो डेल्टा टी बाई टी इज वन बाई टू डेल्टा एल बाई एल। तो डेल्टा टी बाई टी इज इक्वल टू 1/2 चेंज इन लेंथ जो है वो किसके बराबर होगा, एल अल्फा डेल्टा टी, क्योंकि यहाँ पर लीनियर चेंज होगा, पेंडुलम है, ठीक है। तो लेंथ से लेंथ कटा, तो डेल्टा टी बाई टी इज इक्वल टू 1/2 अल्फा डेल्टा। इसको हम डेल टी नहीं लिख सकते, डेल थीटा लिख सकते, क्योंकि मैंने टेम्परेचर को माना है, टी हमारे पास टाइम पीरियड है, थीटा हमारे पास टेम्परेचर है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या, ये हमारे पास है टाइम पीरियड, और ये हमारे पास थीटा क्या है, चेंज इन ओके जी सर। तो डेल टी बाई टी इज इक्वल 1/2 अल्फ़ा डेल थीटा के बराबर होता है, ठीक है। अगर परसेंटेज चेंज बताए तो कैसे करेंगे, हम लिखेंगे डेल टी बाई टी मल्टीप्लाई बाई 100 1/2 अल्फ़ा डेल थीटा मल्टीप्लाई बाई 100, इसके अंदर परसेंटेज चेंज इन टाइम पीरियड आएगा। तो चेंज इन टाइम पीरियड विथ रेस्पेक्ट टू इनिशियल टाइम पीरियड इसको 1/2 अल्फ़ा डेल थीटा के बराबर होता है। ये हमें फॉर्मूला याद रखना है, इससे क्वेश्चन आते हैं। अब हम क्या बताते हैं, यहाँ पर एक चीज़ हमें याद रखना है कि समर के अंदर, इन समर के अंदर होता क्या है, रूम टेम्परेचर से टेम्परेचर ज़्यादा होता है, मतलब थीटा का वैल्यू ज़्यादा होता है, टेम्परेचर ज़्यादा होता है, थीटा क्या टेम्परेचर है, तो उसकी वजह से होगा क्या, लेंथ बॉब का बढ़ेगा, क्योंकि एक्सपेंड होगा तो उसकी वजह से टाइम पीरियड बढ़ेगा, क्योंकि हमें पता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल होता है, और एल का वैल्यू बढ़ेगा तो ओवरऑल टाइम पीरियड का वैल्यू भी बढ़ेगा। तो हम बता सकते हैं इस वक्त जो हमारा क्लॉक है वो लूज़ करता है अपने टाइम को, क्या करता है, लूज़ करता है अपने टाइम को, क्योंकि टाइम पीरियड बढ़ गया तो उसको कम टाइम लगेगा, जो इनिशियली इसको टाइम लगता था, तो उसकी वजह से जो हमें क्लॉक में टाइम देखने को मिलेगा वो थोड़ा कम देखने को मिलेगा, ठीक है, क्योंकि लूज़ इसने टाइम किया, क्लॉक हमारा क्या हो जाएगी, इसकी वजह से स्लो क्लॉक होगा। वहीं अगर मैं समर के बाद अगर मैं विंटर की बात करूँ, विंटर की अगर मैं बात करूँ, विंटर की इसमें थीटा का वैल्यू कम होता है,
अगर थीटा वैल्यू कम होगा तो लेंथ भी कम होगा, क्योंकि एक्सपेंशन की जगह कंप्रेस होगा थोड़ा, जिसकी वजह से टाइम पीरियड का वैल्यू भी कम हो जाएगा। उधर पर टाइम पीरियड बढ़ गया था, टाइम पीरियड कम होने का मतलब अब जल्दी से जल्दी क्लॉक जो है अपना पूरा राउंड कंप्लीट करेगा, जिसकी वजह से क्लॉक जो होगा फास्ट होगा। अगर क्लॉक फास्ट हुआ तो उसकी वजह से टाइम को क्या करेगा, ये गेन करेगा, टाइम गेन्स। तो उसकी वजह से टाइम को ही गेन करेगा। और यहाँ पर जो इसने टाइम को लूज़ किया और यहाँ पर इसने टाइम को क्या किया, गेन किया। अब थोड़ा सा यहाँ पर आपको कुछ याद रखना है, जो हमारा पेंडुलम क्लॉक होता है वो किस मटेरियल का बना होता है वो हम देखते हैं। इसका जो मटेरियल क्या होता है, सर ये बना होता है, सर ये बना होता है, सर ये कंटेन करता है, बना हम लिख सकते हैं कंटेन, ये कंटेन करता है एलॉय, जिस एलॉय को बोलते हैं इनवर, इनवर INVAR, इट इज़ इट्स एन एलॉय। अब ये जो एलॉय है ये क्या कंसिस्ट करता है, ये इसके मेन कंपोनेंट्स क्या होते हैं, आयरन कॉमन निकल, दीज आर वन मेन कंपोनेंट्स। ठीक है, मेन कंपोनेंट्स के आयरन और निकल होते हैं, दीज आर मेन कंपोनेंट्स। ओके, अब इसका जो अल्फ़ा होता है बहुत ज़्यादा एक्सेप्शनली बहुत ज़्यादा कम होता है। अल्फ़ा क्या होता है, एक्सेप्शनली लो। अल्फ़ा क्या होता है, अल्फ़ा हमारे कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन जो होता है बहुत ज़्यादा कम होता है। और हम बताते हैं इसके अंदर जो हमारा नेग्लिजिबल एरर होता है टाइम पीरियड के अंदर, हम बता सकते हैं टाइम पीरियड के अंदर जो एरर होता है वो बहुत ज़्यादा नेग्लिजिबल होता है। क्या होता है, नेग्लिजिबल। नेग्लिजिबल का मतलब बहुत ज़्यादा कमी, तो आपको पता है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ व्हाट, दैट इज़ थर्मल स्ट्रेस। थर्मल स्ट्रेस होता क्या, समझते अच्छे तरीके से। सपोज़ मैंने दो बैरिकेड्स ऐसे लगाए और इसके बीच में एक रॉड को मैंने रखा, ये मैंने एक रॉड रखा है, इस रॉड का अल्फ़ा कुछ होगा, इसका इनिशियली कुछ लेंथ होगा, दैट इज़ L। अब यहाँ पर मैं देख रहा हूँ, यहाँ पर जो उसका क्रॉस सेक्शन एरिया होगा उसको मैं, एरिया जो होगा इसका क्रॉस सेक्शन एरिया उसको मैं ए ले रहा हूँ, ए के बराबर होगा। अब मैं अगर क्या कर रहा हूँ, ये जो सपोर्ट है मैंने जो बनाई, दीजर और दीजर फिक्सड, यहाँ पर लिखना फिक्सड, दीजर फिक्सड सपोर्ट, याद रखना। ओके, अब तभी तो स्ट्रेस आएगा। ठीक है, इसका मैं ले लेता हूँ यंग मॉडुलस क्या है, वाई क्या है इसका, यंग मॉडुलस। अगर आपने थर्मल प्रॉपर्टीज़ ऑफ, सॉरी क्या बोलते हैं, मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड नहीं पढ़ा है तो आपको थर्मल स्ट्रेस वाला टॉपिक अच्छे से समझ नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि आप मैं तो नहीं समझाने बैठूंगा व्हाट इज़ यंग्स मॉडुलस। इतना बता सकता हूँ, चेंज इन स्ट्रेस बाय एरिया, स्ट्रेस बाय स्ट्रेन के बराबर होगा, लीनियर स्ट्रेस बाय लीनियर स्ट्रेन के बराबर होता है यंग मॉडुलस, ये मैं बता सकता हूँ। इट इज़ डिफाइंड एज लीनियर स्ट्रेस बाय लीनियर स्ट्रेन, इतना तो मैं बता सकता हूँ। लेकिन अब ये तो नहीं बताऊँगा, पूरा डिफाइन करने तो बहुत टाइम है। ठीक है, अब ये अपने याद रख सकते हो। डेल्टा टी में यहाँ पर मान लेता हूँ चेंज इन टेम्परेचर, क्या मान लेता हूँ, चेंज इन टेम्परेचर। सही है, अब क्या कर रहा हूँ मैं, इधर पे मैंने टेम्परेचर बढ़ाया, तो टेम्परेचर बढ़ाने से होगा क्या, ये जो मेरा रॉड है यह करने लगेगा सर, ये एक्सपेंड करने लगेगा, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ गया तो कोशिश करेगा एक्सपेंड होने की। जब ये एक्सपेंड करेगा तो इसको यहाँ पर सपोर्ट है, तो मतलब बाहर नहीं जा पाएगा। ठीक है, तो उसकी वजह से हम बताएंगे कि जो ये सपोर्ट्स हैं ये इसको अंदर की तरफ फोर्स अप्लाई कर रहे होंगे, जिसकी वजह से बाहर की तरफ एक्सपेंड नहीं हो पा रहा है, मतलब अंदर की तरफ कुछ फोर्स लग रहा होगा इन सपोर्ट्स की वजह से, इस तरह। दैट्स वाई कि ये एक्सपेंड फर्दर नहीं कर पा रहा है ना। जी सर, तो एफ जो होगा यहाँ पर ये हम बता सकता हूँ, दिस इज थर्मल फोर्स। व्हाट इज इट, दिस इज थर्मल फोर्स। ये होगा मेरे पास थर्मल फोर्स जो उसके ऊपर लग रहा है। थर्मल फोर्स यही होता है कि जो अपोजिट फोर्स लग रहा है जब कोई बॉडी चाहती है एक्सपेंड होने की, तो इसी को बोलते हैं हम टेंशन। अब अगर मैं फोर्स पर यूनिट एरिया निकालूंगा तो होगा वो थर्मल स्ट्रेस। ये क्या होगा, थर्मल स्ट्रेस होगा। फोर्स पर यूनिट एरिया कितना लग रहा है, पर यूनिट एरिया, इसलिए मैंने इसका बताया क्रॉस सेक्शन एरिया ये है, तो पर यूनिट एरिया जो लग रहा होगा फोर्स पर यूनिट को मैं थर्मल स्ट्रेस बताऊंगा। अब यंग मॉडुलस होगा थर्मल स्ट्रेस बाय थर्मल स्ट्रेन। थर्मल स्ट्रेस क्या होगा, फोर्स पर यूनिट एरिया, थर्मल स्ट्रेन होगा चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ। तो यहाँ से निकलेगा वाई डेल्टा एल बाई यंग मॉडुलस डेल्टा एल बाई एल इज इक्वल फोर्स पर यूनिट एरिया। वाई डेल्टा एल की जगह एल अल्फा डेल्टा टी बाई एल इज इक्वल फोर्स पर यूनिट एरिया, एल से एल कटा तो वाई
अल्फ़ा डेल्टा टी इज इक्वल टू फोर्स इंटू एरिया से मल्टीप्लाई करेंगे तो फोर्स आएगा ए अल्फ़ा ए वाई अल्फ़ा डेल्टा वाई है यंग मॉडुलस डेल्टा टी के बराबर आया। तो अगर आपको किसी ने बोला व्हाट इज द थर्मल फोर्स का वैल्यू क्या है तो आप निकाल सकते हो। थर्मल स्ट्रेस का वैल्यू बताया तो आप यहाँ पर ये चीज़ निकाल सकते हो कि फोर्स बाय एरिया का वैल्यू जो है वो वाई अल्फ़ा डेल्टा टी के बराबर है, ऐसे हम बता सकते हैं। फॉर्मूला को याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बस समझना है चल क्या रहा है तो इजीली आप फॉर्मूला डिराइव कर पाओगे। ये होगा हमारे पास थर्मल स्ट्रेस, हाँ ये होगा थर्मल फोर्स। याद रखना थर्मल स्ट्रेस को नहीं थर्मल फोर्स क्या होता है, थर्मल ये होगा थर्मल स्ट्रेस। ओके यस सर। अब इन केस ऑफ अगर हम बताएंगे, ये था इन केस ऑफ एक्सपेंशन, जब हमने टेम्परेचर को क्या किया था, बढ़ाया था। सपोज मैं टेम्परेचर को घटा रहा हूँ, टेम्परेचर घटाने की वजह से होगा क्या, ये बॉडी चाहेगा अंदर की तरफ जाना, लेकिन इसको फोर्स कौन सा लग रहा है, बाहर की तरफ, क्योंकि इसके साथ फिक्सड सपोर्ट है यहाँ पर, ऐसा नहीं है ढीला है यहाँ पर, मैंने इसलिए फिक्सड लिखा। तो उसको फोर्स बाहर की तरफ खींच रहा होगा, नहीं भाई आप एक्सपेंड ही रहना है, आपको अंदर नहीं जा पाओगे अगर टेम्परेचर मैंने डाउन कर दिया, ठीक है। तो ऐसे आप समझ सकते हो, उस केस में भी यही होगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब हम और एक चीज़ देखते हैं, दैट इज सीरीज कम्बिनेशन ऑफ रॉड्स। इससे क्वेश्चन आया है प्रीवियसली, अगर आप देखोगे तो उससे क्वेश्चन आया, दैट इज सीरीज कम्बिनेशन ऑफ रॉड्स। इसमें देखिए आपको क्या बताया गया था फाइंड करने के लिए, कि अगर आपके पास एक रॉड है जिसका लेंथ L1 है और उसका अल्फ़ा 1 होगा, और दूसरा रॉड है L2 जिसका अल्फ़ा 2 होगा, उसका लीनियर एक्सपेंशन, अगर ये मिलके एक बड़ा सा रॉड बनाते हैं जिसका फर्दर लेंथ जो होगा L के बराबर, तो उसका अल्फ़ा किसके बराबर होगा। तो इसको फॉर्मूला आपको याद रखना है कि डिराइव करेंगे, चलिए डिराइव करते इजीली फॉर्मूला। तो डेल्टा एल चेंज लेंथ 1 प्लस डेल्टा एल 2 के बराबर होगा, हमें पता है। तो टोटल चेंज लेंथ जो इसके अंदर आया होगा वो किसके बराबर होगा, चेंज L1 के अंदर कितना है, L2 के अंदर कितना चेंज आया, ठीक है। तो डेल्टा हमारे पास L अल्फ़ा डेल्टा टी के बराबर होगा, और यहाँ पर होगा L1 अल्फ़ा 1 डेल्टा टी के बराबर होगा, प्लस L2 अल्फ़ा 2 डेल्टा टी के बराबर होगा। तो डेल्टा टी कटा तो अल्फ़ा का वैल्यू आएगा L1 अल्फ़ा 1 प्लस L2 अल्फ़ा 2 डिवाइड बाई L के बराबर होगा। तो अल्फ़ा आएगा L1 अल्फ़ा 1 प्लस L2 अल्फ़ा 2। तो L किसके बराबर होगा, L1 प्लस L2, क्योंकि ये फाइनल लेंथ है बड़े वाले रॉड की। तो दो रॉड से ही बनकर बना है, L1 प्लस L2 रॉड से ही बनकर तो बना है, यस। तो L1 अल्फ़ा 1 प्लस L2 अल्फ़ा 2 डिवाइड बाई L1 प्लस अल्फ़ा 2। अब जब जो भी आपका अल्फ़ा L का वैल्यू दिया उस हिसाब से आप नेट जो नया अल्फ़ा बना होगा उसका वैल्यू निकाल सकते हो, ठीक है। ये अल्फ़ा इस वाले रॉड का है, नए वाले रॉड का, ठीक है। लिखता हूँ मैं इसका, ठीक है, ऐसे आपको समझ आए। अब हम बात करते हैं बाई मेटेलिक स्ट्रिप। बाई मेटेलिक स्ट्रिप, इसे हम ऐसा बताते हैं कि दो रॉड्स हैं हमारे पास, और इन दो रॉड्स को हमने आपस में पैरेलली अरेंज किया, एक अल्फ़ा 1 होगा और दूसरे का अल्फ़ा 2 लीनियर एक्सपेंशन होगा। हम सपोज कर लेते हैं कि अल्फ़ा 1 ज़्यादा है अल्फ़ा 2 से, तो उसकी वजह होगा क्या, अल्फ़ा 1 अगर ज़्यादा लीनियर एक्सपेंशन अगर ज़्यादा, तो ज़्यादा टेम्परेचर देने से अल्फ़ा 1 ज़्यादा एक्सपेंड होगा कि अल्फ़ा 2, ऑब्वियस बात है अल्फ़ा 1 ही होगा, क्योंकि उसके अंदर अल्फ़ा 1 का वैल्यू ज़्यादा, लीनियर एक्सपेंशन कोफिशिएंट ज़्यादा, तो लीनियर एक्सपेंशन कोफिशिएंट ज़्यादा तो ज़्यादा एक्सपेंड होगा। तब होता क्या है, अभी समझते इसका यूज़ क्या, अभी समझिए पहले काम कैसे करता है। अब अगर मैंने यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ाया, हीट दिया, तो टेम्परेचर मैंने बढ़ाया, तो टेम्परेचर बढ़ाने से ये कुछ अपना शेप ऐसे कुछ चेंज करेगा, क्यों, एक्सपेंड किया, ऊपर वाला अल्फ़ा 1 होगा और अल्फ़ा 2, अल्फ़ा 1 ने क्या किया, मोर एक्सपेंड, क्योंकि अल्फ़ा 1 का वैल्यू ज़्यादा था, उससे ज़्यादा एक्सपेंड किया, और इसने एक्सपेंड कितना किया, इसने एक्सपेंड किया लेस। तो ये पॉइंट आप यहाँ पर याद रखना, अगर ज़्यादा एक्सपेंड किया, उस साइड जो शेप बन रहा है ये बन रहा है कॉन्केव, क्या बन रहा है, कॉन्वेक्स शेप बन रहा है, जब हमारे पास अल्फ़ा 1 ज़्यादा होगा। अगर अल्फ़ा 1 ज़्यादा है तो उधर पे हमारा जो शेप बन रहा है ज़्यादा एक्सपेंड, और तो वहाँ पर कॉन्केव शेप बन रहा है, कन्वेक्स शेप बन रहा है। और जो कम एक्सपेंड हुआ है वहाँ पर जो शेप है दैट इज़ कॉन्केव शेप, केव जैसा लग रहा है, कॉन्केव शेप है, जहाँ पर कम एक्सपेंड हो रहा है, जिसका अल्फ़ा वैल्यू कम होगा, दैट इज़ अल्फ़ा 2। तो हीट बढ़ाने से, अब मगर इसको कूल टेम्परेचर कम होगा, तो टेम्परेचर कम की वजह से आप देखने को मिलेगा कुछ ऐसा बन जाएगा, ऊपर वाला कम कंट्रैक्ट होगा, वेयरएज नीचे वाला ऊपर वाला ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट होगा, नीचे वाला कम। ऊपर वाला इसलिए ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है क्योंकि एक्सपेंशन इसका, लीनियर कोफिशिएंट इसका ज़्यादा है, लीनियर कोफिशिएंट ज़्यादा है, तो अगर कम टेम्परेचर में देंगे तो जल्दी से जल्दी कॉन्ट्रैक्ट होने की कोशिश करेगा, तो ये कॉन्ट्रैक्ट क्या करेगा, ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा मोर।
जो कॉन्ट्रैक्ट मोर साइड है वहाँ पर कैसा आपको दिख रहा है सर, कॉनकेव, और यहाँ पर क्या देखने हो रहा है, कॉन्वेक्स, जहाँ पर क्या हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट लेस कर रहा है, कॉन्ट्रैक्ट करता है मोर, और ये कॉनकेव और ये कॉन्वेक्स साइड है, ठीक शेप है। अब इसका यूज़ कहाँ पर किया जाता है सर, इसका यूज़ किया जाता है ऑटो कट में। ऑटो कट में कैसे यूज़ किया समझते हैं, ऑटो कट में कैसे यूज़ किया जाता है। ऑटो कट, इसका यूज़ अगर हम देखें ऑटो कट कहाँ पर यूज़ किया जाता है, हम बताते आयरन जो होता है हमारे इस्त्री जिसको हम बताते हैं उसमें यूज़ होता है। उसमें कैसे यूज़ होता है, उसका कुछ मैकेनिज़्म कुछ अगर हम उसका थोड़ा देखें तो ऐसा कुछ रहता है, उसका सर्किट, ऐसा कुछ सर्किट रहता है। अब जब मैंने इसको हीट दिया, टेम्परेचर बढ़ा दिया, ऐसा कुछ होता है, ठीक है। अब अगर यहाँ पर होता है कि आप समझना, जैसे हमने टेम्परेचर यहाँ पर बढ़ा दिया, अगर अल्फ़ा 1 का वैल्यू क्या होता है, ज़्यादा होता है अल्फ़ा 2 से, इसको मैं अल्फ़ा मान लेता हूँ, इसको मैं अल्फ़ा 2, तो उसकी वजह होगा क्या, इसने अपना शेप चेंज किया, यहाँ पर देख से सर्किट कट गया। सर्किट क्यों कट गया, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ गया, तो इससे अपना शेप यहाँ पर कुछ इस तरह कर दिया, तो इसकी वजह से सर्किट कट गया, तो आपका आयरन जो होता है वो बंद हो जाता है। और जैसे ही कुछ टाइम के बाद हमारा टेम्परेचर डाउन होता है, तो वापस ये जो अपनी शेप में आ जाता है और हमारा सर्किट जो है वापस कंटिन्यू हो जाता है। तो इसी का काम यही है कि ऑटो कट करवाता है जब हमारा टेम्परेचर बढ़ता है। तो आपने देखा भी होगा बहुत सारे डिवाइसेस के अंदर, अप्लाइंस के अंदर, जैसे आयरन हमारे पास, जैसे ही टेम्परेचर बढ़ जाता है वो बंद होता है, जैसे ही टेम्परेचर वापस घट जाता है तो वो वापस चालू हो जाते हैं, ठीक है। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ अपैरेंट एक्सपेंशन। इसको थोड़ा समझाने की कोशिश करूँगा, ठीक है, क्योंकि रिवीजन सीरीज है, मैं चाहता नहीं हूँ समझाना, लेकिन स्टिल अपैरेंट एक्सपेंशन को थोड़ा समझता है। अपैरेंट का मतलब होता है नॉट रियल, मतलब हमें फील करना है, ये रियल नहीं होता है। अब होता क्या है, पहले थोड़ा एग्जांपल लेते हैं, फिर मैं आपको डायरेक्टली फार्मूला बताऊंगा, क्योंकि उसको डेराइवेशन कहीं पर भी नहीं आपको ज़रूरत लगेगा, बस फार्मूला याद है क्या। अपैरेंट एक्सपेंशन लिक्विड क्या है, सपोज कर लेते एक बीकर है। अब इस बीकर के अंदर मैंने पानी रखा है, अब वाटर जो है मैंने रखा सपोज 150 ml तक वाटर है। अब हुआ क्या, मैंने इसको यहाँ से हीट दिया। अब जैसे ही मैंने हीट दिया, हीट की वजह से होगा क्या, जो बीकर है थोड़ा एक्सपेंड करेगा, बीकर के अंदर क्या होगा, थोड़ा सा एक्सपेंशन होगा, क्योंकि हीट तो ऑब्वियस बात है दिया, पहले बीकर में अंदर हीट आएगा, फिर बीकर से वो ट्रांसफ़र होगा वाटर के अंदर। तो सपोज़ करते हैं बीकर के अंदर इतना एक्सपेंशन तो नहीं आएगा, हम सपोज़ कर लेते इतना एक्सपेंशन बीकर के अंदर आ गया। अब जो ये बीकर के अंदर एक्सपेंशन आया, इसकी वजह से जो लिक्विड है उसका लेवल थोड़ा डाउन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इतना डाउन, तो डाउन कितना हुआ, सपोज़ 120 ml पे पहुँच गया। ओके, कितने पे पहुँचा, 120 ml, मतलब 150 ml इनिशियली था, ये 120 ml पे पहुँच गया है। क्यों, क्योंकि बीकर जो है थोड़ा एक्सपेंड हुआ, तो उसकी वजह से पानी जो है थोड़ा नीचे चला गया। अब टाइम टू टाइम हुआ क्या, खुद समझिए कि हीट फर्दर बढ़ेगी, अब वो पानी के अंदर ट्रांसफ़र होगी, पानी के अंदर क्या होगी, ट्रांसफ़र होगी। तो आहिस्ता आहिस्ता ये क्या करेगा, बीकर से हीट को एब्जॉर्ब करेगा पानी, तो ऑब्वियस बात है पानी को एब्जॉर्ब करेगा, थोड़ा इसका वॉल्यूम बढ़ने लगेगा, उतना ज़्यादा बढ़ता नहीं। तो एग्जांपल के हम लेते हैं, चलिए 160 ml तक बढ़ गया, थोड़ा 10 ml का डिफरेंस आया तो किधर पहुंच गया, 160 ml। अब यहाँ पर अगर हम देखेंगे कि जो अपैरेंट एक्सपेंशन होगा वो क्या होगा, आप समझते हैं, जो हमारा अपैरेंट एक्सपेंशन होगा यहाँ पर, वो किस ऑफ अपैरेंट एक्सपेंशन या फिर अपैरेंट चेंज इन वॉल्यूम किसके बराबर होगा सर, वी फाइनल कितना है 160। अगर हम मतलब देखिए, अब आगे आपने पानी इसके अंदर रख दिया, फिर आप पहले आपने देखा था इनिशियली किधर तक था 150, फिर आगे थोड़ी देर के बाद आपने देखा सर जी पानी जो है 160 ml तक पहुंच गया, तो इसका मतलब अपैरेंट चेंज कितना हुआ होगा। अपैरेंट क्यों हम इसको बोल रहे हैं, क्योंकि असली नहीं, नकली चेंज है, ठीक है। 160 में से कितना गया 150, हमें पता था इनिशियली, तो चेंज कितना हुआ 10। आप बोले कि सर 10 जो है यहाँ पर चेंज, तो ऐसा हुआ कुछ नहीं सर। तो अगर हमें रियल चेंज बताना होगा तो एक्चुअली रियल चेंज क्या है, रियल चेंज आया है फाइनली तो 160 वो सही है, लेकिन इनिशियली कितना था ये 120, क्या था इनिशियली 120, तभी जाके हमें टोटल चेंज आता है 40 ml का चेंज आता है। मतलब वो जो चेंज है वो एक तो बीकर की वजह से आया है, किसकी वजह से आया है, बीकर की वजह से आया है, किसकी वजह से आया है, बीकर की वजह से आया है। यहाँ पर जो चेंज आता है हमें बस किसकी वजह से आता है, वाटर की वजह से। एक्चुअली ये चेंज किसकी वजह से आया था, बीकर की वजह से भी आता हूँ।
तो हम रियल एक्सपेंशन किसको बता सकते हैं कि फाइनल वॉल्यूम कितना है 160, इनिशियल वॉल्यूम कितना है 10, मान 50, इनिशियल वॉल्यूम कितना 150 था तो आया 10, उसको ऐड क्या करना है, एक्सपेंशन जो है कंटेनर में कितना है, देखिए 150 से 120 पूछ गया, मतलब एक्सपेंशन कंटेनर में 30 है, तो 30 में प्लस 10 में से 30 प्लस करेंगे तो मतलब अपेरेंट कितना हुआ उसको प्लस करेंगे 30 से, तो हमें रियल एक्सपेंशन आ जाएगा। मतलब रियली एक्चुअली एक्सपेंड कितना हुआ है 40 का एक्सपेंड हुआ है। 40 का एक्सपेंड क्यों हुआ है सर, एक तो 160 हुआ है, फाइनली पहुंच गया। इनिशियली कितना था 120, क्योंकि 120 पे पहुंच गया था, फिर पानी जैसे हमने इसके अंदर पानी डाल दिया तो मतलब इसके मतलब बीकर के अंदर भी एक्सपेंशन हुआ है, तो इसी को बोलते हैं रियल एक्सपेंशन। ये जो हमें निकलता है एक्चुअली ये क्या होता है हमारा, इट इज़ अपेरेंट, मतलब ये असली नहीं होता। तो इसी बेसिस पे हम क्या बताते हैं, सपोज करते हैं ये बीकर है, शायद आपको समझ आ गया हो, उतना खास तो मैं समझा नहीं पाया इस चीज़ को, लेकिन स्टिल थोड़ा काम चल जाए। ये एक बीकर है हमारा, क्योंकि इसमें ज़्यादा हम समझा नहीं पाएंगे, कम टाइम है तो हमें कॉन्सेप्ट कम पढ़ मतलब कॉन्सेप्ट को कोशिश करना है ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करना है एक्चुअली, ठीक है। हम रिवीजन सीरीज चला रहे हैं, ठीक है। तो हमारे पास जो अपेरेंट एक्सपेंशन आर ए हम बताते हैं, अपेरेंट एक्सपेंशन गामा ए, गामा एल मतलब रियल एक्सपेंशन माइनस गामा वी मतलब बीकर का एक्सपेंशन, ये क्या होगा रियल एक्सपेंशन। जो मैंने यहाँ पर भी बताया कि रियल एक्सपेंशन 40 है, 40 क्या होगा रियल एक्सपेंशन, देखिए रियल एक्सपेंशन 40 है, माइनस करना है रियल एक्सपेंशन में ये किसका है वेसल का एक्सपेंशन। समझते हैं इसको कैसे भी करेंगे। तो रियल एक्सपेंशन कितना था 40, वेसल का एक्सपेंशन कितना था यहाँ से यहाँ तक 30 ml, तो -30 तो हमें निकलेगा 10 क्या हमारे पास बेटा जी, ये है अपेरेंट एक्सपेंशन, वही मैं समझा रहा था, अब आपको शायद समझ आ गया होगा। ये क्या हमारे पास अपेरेंट एक्सपेंशन, ओके यस। सो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, अपेरेंट एक्सपेंशन इज कॉल्ड रियल एक्सपेंशन माइनस वॉल्यूम का मतलब बीकर एक्सपेंशन, सॉरी वेसल बीकर का एक्सपेंशन। अगर हमारे पास आर एल मतलब रियल एक्सपेंशन गामा एल जो था वो ज़्यादा था गामा वी से, तो होगा क्या, और अपेरेंट का वैल्यू ज़्यादा आएगा। अगर अपेरेंट का वैल्यू ज़्यादा आएगा तो इसका मतलब इनका डिफरेंस जो है ज़्यादा आएगा, तो मतलब वो वाटर में क्या होगा राइज होगा, तो हमें क्या देखने को मिलेगा राइज पानी के अंदर। अब सेकंड केस हम बताएंगे, अगर हमारे पास गामा अपेरेंट जो था रियल एक्सपेंशन जो था वो कम आया वेसल के एक्सपेंशन से, तो होगा क्या राइज में कमी आ जाएगी, पानी ज़्यादा ही नीचे चला जाएगा, फॉल हो जाएगा, राइज हम नहीं बता सकते फॉल हो जाएगा, ठीक है। ये आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। अगर अब दोनों का वैल्यू सेम था, रियल एक्सपेंशन और हमारे पास बीकर का एक्सपेंशन सेम था, तो वाटर के अंदर कोई भी चेंज नहीं है, हमें सेम दिखेगा पानी जैसा था, ठीक है। 3 चीज़ें आपको याद रखनी थी। अब हम बढ़ते हैं और एक टॉपिक की तरफ जो आज का लास्ट टॉपिक रहेगा, क्योंकि हम इस चैप्टर को 2 लेक्चर्स के अंदर ख़त्म करेंगे, एक ही लेक्चर के अंदर ख़त्म करेंगे तो आपको मुझे लगता है कोई बच्चा देखेगा। वैसे तो अगर 2 लेक्चर मतलब 50 मिनट्स के रखे तो आप 2 लेक्चर आराम से देख सकते हो। नेक्स्ट टॉपिक है एनालिमस एक्सपेंशन ऑफ वाटर। अब एनालिमस का मतलब होता है डिफरेंट, इसका मतलब क्या होता है डिफरेंट। अगर हम जनरल केस की बात करें, जनरली होता क्या है हम बताते हैं, अगर हम किसी के अंदर टेम्परेचर को बढ़ाते तो होगा क्या सर, उसका डेंसिटी इंक्रीज़ होगा, जहाँ हमने देखा भी था, डेंसिटी डिक्रीज़ होगा, क्योंकि हमारा चेंज इन डेंसिटी माइनस रो गामा डेल्टा टी के बराबर होता है। तो अगर टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो डेल्टा या माइनस डेल्टा रो हमने बता सकते, तो उसके अंदर डिक्रीज आ जाएगा, ठीक है। तो डेंसिटी घटेगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा, ओके, क्योंकि डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम, डेंसिटी घटा तो वॉल्यूम बढ़ेगा, ओके। और अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो डेंसिटी बढ़ता है और हमारा वॉल्यूम घटता है, ये भी हमें पता है। लेकिन फॉर वाटर के लिए क्या होता है कि पहले तो डेंसिटी बढ़ता है टेम्परेचर बढ़ाने से डेंसिटी क्या बढ़ता है इनिशियली तो बढ़ता है, लेकिन बाद में क्या होता है फिर टेम्परेचर बढ़ाने से डेंसिटी भी घटती है, तो बाद में सही रहे। लेकिन इनिशियली अगर हम बताएं फर्स्ट ये चीज़ होता है, देन हमारा सेम रहे। पहले जो केस होता है, पहले अगर उसके अंदर हम डेंसिटी को टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो उसका डेंसिटी भी क्या बढ़ेगा, मास पर यूनिट वॉल्यूम भी जो है बढ़ जाएगा,
क्या बढ़ जाएगा, मास पर यूनिट वॉल्यूम जो है बढ़ जाएगा इनिशियली अगर हम बात करें। मतलब अगर मैं डेंसिटी वर्सेस टाइम का, डेंसिटी वर्सेस टेम्परेचर का ग्राफ लिखूं तो कैसा ग्राफ बनेगा, ये अगर मेरे पास डेंसिटी और मेरे पास टेम्परेचर है तो मुझे कुछ ग्राफ आपको देखने को मिलेगा कुछ ऐसे। अगर मैं थोड़ा वैल्यूज़ पुट करूं ताकि आपको समझ आए कि अगर यहाँ पर इसका टेम्परेचर था 20 डिग्री और यहाँ पर था कुछ टेम्परेचर 20 डिग्री, 30 डिग्री ले लो या 2 डिग्री टेम्परेचर ले लो, 3 डिग्री टेम्परेचर लेते हैं और सपोज करते हैं यहाँ पर कुछ 4 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर था। कितना था, 4 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर। इस 4 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पे क्या होगा, हमारा डेंसिटी क्या होगा, यहाँ पर मैक्सिमम होगा क्योंकि यहाँ पर पीक जो है मैक्सिमम पीक बन रहा है। उसको कोशिश करेंगे मैक्सिमम पीक बनाने की, रहा इधर पे क्या बन रहा है, मैक्सिमम पीक बना रहा है। अब जो हमारा 4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है इस पे हमारा डेंसिटी मैक्सिमम रहता है किसका, वाटर का। ये आपको याद रखना, मैक्सिमम डेंसिटी ऑफ वाटर इज एट 4 डिग्री सेल्सियस। तो उसके बाद हम बताते हैं जब फर्दर टेम्परेचर को बढ़ाया जाता है, 5 डिग्री सेल्सियस हो गया, 6 डिग्री हो गया, 7 डिग्री हो गया, 8 डिग्री हो गया, इस तरह सपोज करते हैं 10 डिग्री तक मैं बढ़ा रहा हूँ। तो हम देख रहे हैं फर्दर जब डेंसिटी को, टेम्परेचर को बढ़ाया जा रहा है, जो डेंसिटी है वाटर की वो कम होती जा रही है। ठीक है, तो यही है कि फर्स्ट डेंसिटी टेम्परेचर बढ़ाने से डेंसिटी बढ़ा, फिर डेंसिटी बढ़ाने फॉर टेम्परेचर बढ़ाने से डेंसिटी घटा। ओके, अब इसी मैकेनिज़्म को यूज़ करते हुए हम बताते हैं पानी के अंदर हम देखेंगे जब नीचे नीचे पानी में जाते हैं तो हम बताते हैं जो एक्वाटिक स्पीशीज़ होते हैं, जो एक्वाटिक स्पीशीज़ होते हैं वो इसीलिए जो है कोल्ड वाटर के अंदर रहते हैं। कोल्ड वाटर के अंदर ज़िंदा क्यों रह पाते समझते हैं। सपोज़ बाहर जो है एक्सटर्नल टेम्परेचर क्या है, बाहर अगर एक्सटर्नल टेम्परेचर है -41 डिग्री सपोज कर रहा हूँ, चलिए 10 डिग्री सेल्सियस लेते, तो इस 10 डिग्री सेल्सियस पे जो है पानी फ्रीज़ होना चाहिए और जो बंदा है अगर ऊपर कोई फिश होगी फ्रीज़ हो जाती तो मर जाएगी। अब होता क्या, सपोज जो लेयर है उसका टेम्परेचर जो है 5 डिग्री सेल्सियस है। अब जितना जितना नीचे हम बताते हैं, सपोज टेम्परेचर में गिरावट आ गई, 4 डिग्री टेम्परेचर पहुँच गया। अब जब नीचे 4 डिग्री सेल्सियस पहुँचा होगा तो उसकी वजह से होगा क्या, हम बता रहे, उसकी वजह होगा क्या, जो नीचे वाली लेयर होगी ये लाइटर लेयर होगी, अगर इसका टेम्परेचर 3 डिग्री टेम्परेचर हुआ, 2 डिग्री टेम्परेचर अगर उसका लेयर का हुआ तो उसकी डेंसिटी कम होगी। अगर डेंसिटी कम होगी तो ये लाइट हो जाएगा तो ऊपर चढ़ा जाएगा लेयर, जब ऊपर लेयर चला जाएगा तो इसका क्या होगा, फ्रीजिंग हो जाएगा, तो ये फ्रीज ऊपर वाली लेयर हो जाएगी। अब जो नीचे वाली लेयर उनके अंदर हम देखते हैं उसके अंदर टेम्परेचर जो है 4 डिग्री रहता है, तो उस 4 डिग्री टेम्परेचर पर उसका डेंसिटी क्या रहता है, मैक्सिमम। तो डेंसिटी मैक्सिमम रहेगा तो ऊपर की तरफ लेयर नहीं चढ़ेगी क्योंकि डेंसिटी मैक्सिमम रहा है 4 डिग्री सेल्सियस के ऊपर। ऊपर जब लेयर नहीं गई तो नीचे ही लेयर लाएगा, नीचे ही लेयर लाएगा तो फ्रीज होगा ही नहीं। जब लेयर हमारा फ्रीज नहीं होगा वाटर, क्योंकि 4 डिग्री सेल्सियस पे डेंसिटी इसकी ज़्यादा होगी, डेंसिटी ज़्यादा होगी तो इसका मतलब वो जो लेयर होगी वाटर वो हैवी होगी तो वो नीचे ही रहेगी। तो ऊपर वाली जो लेयर होगी, बस ऊपर वाली लेयर हमारी क्या होगी, फ्रीज होगी। क्योंकि फ्रीज सर क्यों, उसकी डेंसिटी कम होगी, डेंसिटी कम होगी क्योंकि टेम्परेचर हमारा कट गया। डेंसिटी सॉरी इसके क्या होगा, डेंसिटी क्यों होगा, कि ऊपर देख रहे हैं टेम्परेचर ज़्यादा है तो उसकी फिर डेंसिटी क्या होगी, घट जाएगी। ठीक है, हमें पता है। ओके, तो हमें ये चीज़ हमें देखने को मिला, तो इसलिए ऊपर वाली लेयर ज़्यादा फ्रीज़ होती है। फाइनली रीच हम बताते ऊपर पूछेगी तो जिसकी वजह से क्या होगा, 3 डिग्री अगर हम बताएंगे ऊपर पूछा, लेकिन ये डज़ नॉट लेकिन ये फिर नीचे नहीं जाती है क्योंकि फ्रीज़ हुआ होता है। तो एज वी नीचे नीचे जैसे हम जाते हैं डेंसिटी डिक्रीज़ होने लगती है वाटर की, तो लाइट वाटर लेयर जो होता है ऊपर की तरफ चला जाता है क्योंकि हम नीचे नीचे जितना जाएंगे लाइट वाटर पार्टिकल ऊपर जाएंगे। अब लेयर ऊपर जाए तो टेम्परेचर चेंज होता जाएगा आहिस्ता आहिस्ता, तो नीचे फाइनली जब 4 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर पहुंच जाता है तो उसके बाद फ्रीजिंग वाटर का नहीं होता है। ठीक है, तो अपर लेयर ओनली फ्रीज होता है, हमें पता चलता है। नीचे जो होता है कोल्ड इन्वायरमेंट रहता है। अब नीचे वाले जो पार्टिकल के लेयर है उसके अंदर एक्वाटिक स्पीशीज जिंदा रह पाते हैं। तो और एक बार समझा देते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। समझते हैं वाटर का सरफेस होगा, ये ऊपर जो है ये सॉलिड सरफेस है, मैं मान लिया तो ऊपर वाली सॉलिड, ऊपर जो है ऊपर वाली जो लेयर होगी इसके अंदर क्या होगा, टेम्परेचर डिक्रीज होगा। टेम्परेचर डिक्रीज, सपोज का कुछ टेम्परेचर था 5 डिग्री सेल्सियस, टेम्परेचर कम होने लग गया तो उसको 4 डिग्री सेल्सियस पे नीचे जो है टेम्परेचर ट्रांसफर हुआ तो टेम्परेचर 4 डिग्री सेल्सियस पे मिला। 4 डिग्री सेल्सियस पे डेंसिटी जो होगी सबसे कम होगी, डेंसिटी सबसे ज़्यादा होगी, सो डेंसिटी मैक्सिमम होगा वाटर का, डेंसिटी मैक्सिमम होगा तो फर्दर जो है पानी की लेयर जो हैवियर होगी तो ऊपर नहीं जाएगी, ऊपर नहीं जाएगी तो नीचे ही रहेगी लेयर, तो इधर पे ही रहेगी। तो सॉलिड कहाँ से बनेगा, जब उसको ऊपर
टेम्परेचर मिलेगा ही। अब जो लाइटर लेयर्स होते हैं ऊपर चले जाते हैं और ऊपर बन के सॉलिड बनाते हैं और सॉलिड की एक बड़ी सी लेयर यहाँ पर बनाते हैं, इसलिए ऊपर वाला ही पानी हमारा क्या होता है, फ्रीज़ होता है ज़्यादा। हम देखते हैं ज़्यादा लेयर तक नीचे फ्रीज़ नहीं होता है, क्योंकि नीचे 4 डिग्री टेम्परेचर घट रहा होता है टेम्पर, तो नीचे 4 डिग्री टेम्परेचर पूछा होता है, तो उस पॉइंट पर जो है डेंसिटी इसकी मैक्सिमम होती है। डेंसिटी मैक्सिमम होगा तो हमारा लेयर जो होगा पानी का वो क्या बन जाएगा, हैवियर बन जाएगा, और जो लाइटर लेयर्स होंगे उसके ऊपर ऊपर आने की कोशिश करेंगे, और नीचे जो होगा हमारा पानी जो है लिक्विड फॉर्म में ही रहेगा, वो सॉलिड नहीं बन जाएगा। ठीक है, तो यही था हमारा, इसलिए हम बताते एक्वाटिक स्पीशीज जो है कोल्ड वाटर में इसलिए सर्वाइव कर पाते हैं, क्यों कर पाते इसलिए। ठीक है, अब हम अगर मैं आगे पढ़ाऊँ, आगे हम देख लेते थोड़ा। अब हम छोड़िए, अब नेक्स्ट लेक्चर की पढ़ते, क्योंकि हमारा टाइम हो चुका है 50 मिनट्स का। अब नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम पढ़ेंगे कैलोरीमेट्री टॉपिक पढ़ेंगे, जिसके अंदर हमारे बहुत सारे सवाल बनते हैं। उसके अंदर स्पेसिफिक कैपेसिटी, हीट कैपेसिटी हो गया, वो अच्छे टॉपिक है, ज़्यादा उसके अंदर मुश्किल नहीं है। मिक्सिंग ऑफ सब्सटेंस हो गया, फिर हीटिंग कर्व डायग्राम देखेंगे। तो ये चीज़ें हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर देखेंगे। कोशिश करते इस लेक्चर के अंदर कंप्लीट करना, लेकिन थोड़ा टाइम हो गया। ठीक है, ये इसके आप नोट देख सकते हो। बस फार्मूलाज मैंने यहाँ पर आपको समझाए, और कुछ कॉन्सेप्ट समझाना था वो समझा दिया, ईजी था, और इसमें समझाना भी कुछ नहीं था, बस क्वेश्चंस की कमी हुई। तो ये चीज़ हमने पढ़ा। कन्वर्जन ऑफ स्केल्स, कन्वर्जन स्केल्स के बाद थर्मल एक्सपेंशन के अंदर पहले लीनियर एक्सपेंशन, फिर हमने पढ़ा एरियल एंड वॉल्यूम एक्सपेंशन, फिर हम रिलेशन बिटवीन का एक्सपेंशन क्या होगा, फिर आइसोट्रॉपिक एनाइसोट्रॉपिक मटेरियल्स के बारे में, फिर पढ़ा वेरिएशन ऑफ डेंसिटी क्या होगा, फिर उसके बाद इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन टाइम पीरियड, इफेक्ट टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम के ऊपर टाइम पीरियड का इफेक्ट क्या होगा टेम्परेचर की वजह से। फिर बताया पेंडुलम क्लॉक का मटेरियल किसका बना होता है, फिर थर्मल स्ट्रेस के बारे में पढ़ा, फिर हमने सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रॉड्स के बारे में पढ़ा, फिर हमने देख लिया क्या, फिर हमने पढ़ा ऑटो कट के बारे में कैसे होता है, वो हमने उसके अंदर देख लिया। बायोमेटेलिक स्ट्रिप के बारे में फिर हमने देख लिया। रियल अपेरेंट एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड का जो बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फिर हम एलनमस बिहेवियर ऑफ वाटर, जहाँ पर हम डेंसिटी मैक्सिमम कहाँ पर होता है 4 डिग्री सेल्सियस पे, आपको याद। और फिर हमने देखा कैसे एक्वाटिक स्पीशीज पानी के नीचे सर्वर रहता है और ऊपर वाली लेयर पानी के थ्रू सॉलिड बन जाती है। ठीक है, सब नेक्स्ट टॉपिक के अंदर पढ़ेंगे कैलोरीमीटर। हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।